हेलो क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और हम आज ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। डिस्क्राइब वेरियस चेंजेस इन न्यूनेट्स अकरिंग आफ्टर बर्थ। मतलब जन्म के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो नवजात शिशु है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है न्यूबॉर्न बेबी, क्या होता है? तो न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, जो बर्थ के बाद 30 डेज तक, मतलब 1 मंथ तक के जो शिशु होता है, एक नवजात बच्चा होता है, उसको हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी क्या है? जन्म के बाद से मतलब 1 डेज से लेकर 30 डेज तक के जो बच्चा होता है, मतलब 1 मंथ तक के हम बच्चे को क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में नवजात शिशु कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, जन्म से पहले गर्भ में शिशु का एक आरामदायक वातावरण में रहता है। जन्म होने के बाद बाह्य वातावरण में ताप परिवर्तन, आर्द्रता तथा भिन्न वायुमंडलीय दाब की वजह से बच्चे को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शरीर क्रियात्मक समायोजन जो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, उसके लिए जन्म की जो प्रक्रिया के समय से लगने वाले जो स्ट्रेस है, उसके कारण जो प्लेजेंटा होता है अपरा, वो रक्त का पीएच मान और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसमें चेंजेस आते हैं। देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या बोला गया है कि जब बेबी का बर्थ नहीं होता है, जब डिलीवरी नहीं होती है, उसके पहले जब बेबी फिटस में रहता है प्लेजेंटा में, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही मतलब आरामदायक होती है, बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है। उसे क्या है, क्यों होती है? क्योंकि जन्म के पहले उसे खुद से कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं लगाने होते, उसे खुद से कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि माँ के थ्रू उसे न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीज़ें जो मदर के थ्रू बच्चे को मिल जाते हैं, तो उसे कोई इफ़र्ट नहीं लगाना होता है। पर जब वो उसका बर्थ हो जाता है, जब वो माँ की बॉडी से बाहर आ जाता है, तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, जो इंट्रा यूटेराइन जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब यूट्रस का जो इन्वायरमेंट होता है, जब बच्चा बर्थ नहीं हुआ है और जब बच्चे का बर्थ हो चुका है, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। क्योंकि जब वो बाहर आता है तो जो यहाँ का जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें सारी चीज़ें उसको एडॉप्ट करनी होती है। उसे खुद से क्या करना है, अपने आप से रेस्पिरेशन करना है, अपने आप से उसे क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स लेना है, फीड करना है, सारी चीज़ें के लिए उसे क्या करना है, एफर्ट लगाना है, खुद से एफर्ट लगाना है। तो क्या करना है उसे, ये सारी चीज़ों का में जब उसको एडॉप्टेशन में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे बॉडी का ये टेम्परेचर जो है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जो भी ऑस्मेटिक प्रेशर्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा अचानक से अब सडनली बाहर आया, वो एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो उसे क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसका उसे सामना करना पड़ता है। बच्चा उस प्रॉब्लम्स को फेस करता है, फिर धीरे से क्या होता है, वो अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी होते हैं, जैसे कि उसे क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, खुद से उसे रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, जब वो यूट्रस में था तब तो ऑक्सीजन उसे माँ के थ्रू मिल गई, बट बाहर उसे ऑक्सीजन लेने के लिए खुद इफ़र्ट लगाना होगा। तो वो क्या करेगा, उसके जो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, उसमें भी उसे कुछ प्रॉब्लम्स होगी। जब वो जो प्लेजेंटा में रहता है, तब क्या होता है, पीएच जो वैल्यू है ब्लड की, वो और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब बेबी अंदर था और जब बाहर आया था, उसमें बहुत डिफरेंट चेंजेस होते हैं। तो कुछ चेंजेस को हम देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी चेंजेस। अब बच्चे के रेस्पिरेशन में क्या चेंजेस आएंगे, रासायनिक और तापीय उत्तेजनाएं, केमिकल एंड थर्मल स्टिमुलेशन श्वसन क्रिया प्रारंभ करती है। मतलब क्या है कि उसमें कुछ रेस्पिरेटरी चेंजेस आते हैं। जब बच्चे का बर्थ होता है तो क्या करते हैं हम, जैसे उसका बर्थ होता है, हम उसको उल्टा लटकाते हैं और क्या करते हैं, हम उसको पीछे क्या करते हैं, थपथपी देते हैं, बर्पिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जो उसके लंग्स होते हैं
वो ओपन हो जाते हैं और रेस्पिरेशन जो है उसका वो खुद से रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे फर्स्ट क्राई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार बच्चे ने रोना चाहिए। जब वो रोता है तो उसकी जब आवाज़ खुलती है, जिससे क्या होता है, उसके जो लंग्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और क्या होते हैं, श्वसन होने लगता है। ठीक है, रेस्पिरेशन होने लगता है। अब सेकंड सर्कुलेटरी चेंजेस देखते हैं। फीटल सर्कुलेशन और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन में कई प्रकार के बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि फीटल शंट, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियस तथा डक्टस वीनस का क्रियात्मक रूप से बंद होना। अब क्या होगा, फीटल सर्कुलेशन मतलब जब बच्चा क्या है, उसका बर्थ नहीं हुआ है, जब वो फीटस है, जब वो यूट्रस में होता है। और जब पोस्ट नेटल सर्कुलेशन मतलब जब बच्चे का बर्थ हो चुका है, जब वो बाहर के इन्वायरमेंट में आ चुका है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसमें कि फीटल शंट्स होगा, फोरामेन ओवल्स होंगे, डक्टस आर्टरीज है, ये सब क्या करते हैं, अपने फंक्शंस क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये कुछ चेंजेस होते हैं इसमें जो सर्कुलेटरी चेंजेस में आते हैं। देन ब्लड में क्या होगा, न्यूनेट के रक्त का आयतन 90 मिली प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन होता है और लाल रक्त कणिकाओं की औसत गिनती 50 लाख कोशिकाएं प्रति घन मीटर रक्त होती है। जो ब्लड है, न्यूनेट का मतलब जो एक दिन से जो 30 दिन तक के जो एज ग्रुप का जो बच्चा है उसको हम न्यूनेट कह रहे हैं। मतलब 1 महीने का जो बच्चा है वो क्या है, उसका जो ब्लड की जो होता है, आयतन होता है उसका ब्लड का, वो कितना होता है, 90 मिली प्रति किलोग्राम होता है। और अगर फिजिकल वेट के हिसाब से देख रहे हैं तो 90 मिली प्रति किलोग्राम होगा। और जो आरबीसीज होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 50 लाख होती है। ठीक है, तथा रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन की मात्रा 18 से 20 mg पर 100 ml रक्त होती है। जन्म के बाद बड़ी मात्रा में आरबीसी टूट जाती है, एचबी कम हो जाता है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, इसमें 18 से 20 mg पर 100 ml होगी। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी बता रहा है ये 18 से 20 mg पर 100 ml होगी। अब क्या होगा, बर्थ होने के बाद क्या होगा, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो टूट जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाएगा और बिलिरुबिन की जो क्वांटिटी है वो बॉडी में बढ़ जाएगी। थर्ड जो चेंजेस होंगे वो क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। तो जन्म के समय नवजात शिशु की ताप नियंत्रक क्षमता, जो टेम्परेचर रेगुलेशन कैपेसिटी है, उसकी उपापचयी क्रियाओं पर निर्भर करती है। नवजात शिशु की उपापचय दर, मेटाबॉलिक रेट वयस्क उपापचयी दर से दुगनी होती है। अब क्या है, थर्मो रेगुलेशन में हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में। मतलब वो जो टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे होता है, इसका टेम्परेचर रेगुलेट, न्यूबॉर्न बेबी का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बच्चे की जो उसकी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है, जो मेटाबॉलिक रेट है उस पर डिपेंड करती है। और अगर मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो ये क्या है, जो एडल्ट्स हैं उसके कंपेयर में देखें तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें और चेंजेस हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें क्या होगा, नवजात शिशु में 70% द्रव पाया जाता है, जबकि वयस्क जो एडल्ट है उसमें द्रव 58% होता है। इसमें अंतःकोशीय द्रव इंट्रासेलुलर फ्लूइड से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है। सोडियम तथा क्लोराइड का स्तर अधिक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फेट का स्तर निम्न होता है। अब क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें 70% जो है उसमें द्रव पाया जाता है। और अगर एडल्ट की बात करें तो इसमें न्यू बॉर्न के कंपैरिजन में 58% ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, मतलब जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मतलब जो सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड हैं उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो कि सेल्स के बाहर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं न्यूबॉर्न में
एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। और इसमें क्या होता है, जो सोडियम है Na+ क्लोराइड है, उसका जो लेवल है वो कितना ज़्यादा हो जाता है, और जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फेट है, उनका जो लेवल है वो इसके कंपेयर में सोडियम और क्लोराइड के कंपेयर में कितना होता है, कम होता है। ठीक है, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप समझें कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उसमें 70% द्रव होगा और एडल्ट्स में 58% होगा, और न्यूबॉर्न में क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। और जो सोडियम है, क्लोराइड है, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फेट से कंपेयर करें तो सोडियम और क्लोराइड का लेवल ज़्यादा होगा। अब जो नेक्स्ट चेंजेस है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, नवजात शिशु के आमाशय जो कि स्टोमक की क्षमता 90 ml होती है। अब न्यूबॉर्न की जो स्टोमक की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 90 ml होती है। अब आमाशय के खाली होने में लगने वाला समय कम होता है, यह समय 2.5 से 3 घंटा होता है, इसलिए नवजात शिशु को जल्दी जल्दी थोड़ा स्तनपान कराना चाहिए। अब क्या है इसमें कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको बहुत जल्दी भूख लगती है, क्यों, क्योंकि इनके जो स्टोमक की जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें डाइजेशन भी इनमें जल्दी होता है, तो डाइजेशन की प्रोसेस भी इनकी एडल्ट्स के कंपेयर में देखें तो जल्दी होगी। इजीली ये क्या करते हैं, उसको जो फीडिंग करते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अब क्या करना होगा कि इसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसके लिए हमें कितने 2.5 घंटे में या फिर 3 घंटे में क्या करना है, उसको फीड करवाते रहना, जल्दी जल्दी हमें थोड़ा थोड़ा उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अब जो नवजात शिशु है उसमें पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस गतियाँ होती हैं, जो कि कार्डियक स्फिंक्टर के शिथिल होने के कारण जो स्टोमक है उसमें क्या है, दही अक्सर मुंह से बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा बच्चे करते हैं कुछ इस टाइप का, जो फीड है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। अब जैसे कॉमन रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है, वही चीज़ मतलब जो फीड है वो क्या होता है, बच्चे बाहर ले आते हैं। अब नवजात शिशु को प्रथम मल को क्या कहते हैं, म्यूकोनियम कहते हैं, जो कि चिपचिपा हरा काला होता है। अब जो फर्स्ट जो स्टूल होता है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का, उसको हम म्यूकोनियम कहते हैं, जिसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है, ये स्टिकी टाइप का होता है। इसमें बाइल पिगमेंट, फैटी एसिड, म्यूकस, एमनियोटिक फ्लूइड, एपिथेलियल सेल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। 3 दिन के बाद जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चा फीडिंग करने लगता है, बच्चा दूध पीने लगता है। अब दूध पीने के बाद जो स्टूल है उसका जो कलर है वो ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है, और साथ में ही इसकी जो इसमें जो स्टिकी फॉर्म जो हो रहा था वो भी कम हो जाता है। अब जो बच्चा टॉप फीड पर रखा जाता है उसके जो स्टूल है उसका कलर पीला होगा, येलो, पेल, और कैसा होगा, ऑफेंसिव स्मेल वाला होता है। जन्म के समय जो लीवर है, लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज बहुत कम होता है, इसलिए जब फीड देते हैं तो फीड देने में अगर देर होती है तो क्या होता है, जो स्किन है वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाता है, मतलब वो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस है। कौन से चेंजेस देखे हमने, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के चेंजेस देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम हमारी किडनी से रिलेटेड अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे उनकी जो किडनी की जो द्रव और विद्युत अपघटय संतुलन मतलब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होगा उसको सामान्य करने की शक्ति अपर्याप्त होती है। पहले दिन कुल जो यूरिन है उसका जो आयतन है वो 20 ml होगा, और जो फर्स्ट वीक में अंत तक के जो 200 से 300 ml हो जाता है। जो नवजात शिशु है उनका जो यूरिन है वो कैसा होगा, ऑर्डरलेस होगा, कलरलेस होगा। अब क्या है इसमें रीनल सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब बच्चे का जन्म होगा तो क्या होगा, जो किडनी है उसका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है
उसको नॉर्मल करने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, वो कैपेबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट डे जो उनका जो यूरिन पास होता है उसमें जो यूरिन की जो आउटपुट होता है, यूरिन का क्वांटिटी जो होती है वो कितनी होती है, 20 ml होती है। अब फर्स्ट वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक के लास्ट तक के 200 ml से 300 ml हो जाएगा। और जो न्यूबॉर्न बेबी है उनका जो यूरिन जो है वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा। ठीक है। अब स्किन में क्या चेंजेस आएंगे, त्वचा की डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों ही बहुत ही पतली लेयर होती है। देखिए, पहले तो हम स्किन के बारे में जानते हैं। स्किन में जो लेयर्स प्रेजेंट होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है डर्मिस लेयर, उसके नीचे जो स्किन की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है सबक्यूटेनियस, देन फोर्थ जो है हमारी बोन। तो अब इसमें क्या चेंजेस होगा, जो उसकी जो स्किन की जो डर्मिस लेयर है और जो एपिडर्मिस लेयर है वो बहुत ही कैसी होगी, थिन होगी। ठीक है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं, बच्चे की, तो उसकी जो लेयर है वो बहुत थिन होगी। इसीलिए इसकी त्वचा को हल्का सा भी रगड़ दिया जाए तो फफोला बन जाने का खतरा रहता है। जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है। अगर हम इसको अगर थोड़ा भी अगर इसमें प्रेशराइज करें स्किन को तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, अल्सर फॉर्म हो जाएगा। अब जो सीबेसियस ग्लैंड है, स्काल्प है, जो फेस है और जेनाइटल एरिया है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अधिक पाई जाती है, जो कि अत्यधिक सक्रिय होती है। अब क्या होगा, अगर हम इस जगहों पर अगर जैसे स्काल्प हो गया, सीबेसियस ग्लैंड है, फेस है बच्चे के और जेनाइटल एरिया, यहाँ पर अगर हमने थोड़ा भी प्रेशराइज किया तो क्या होगा, यहाँ पर अल्सर फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चेंजेस होंगे वो होंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब आपको पता है कि बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है, तो अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, नवजात शिशु में त्वचा व श्लेष्मिक कला जो कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कैसे, जो डिजीज़ है वो उसको जो फॉरेन बॉडीज़ है उसको क्या करती है, एंटर करने से रोकती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। साथ ही उसमें जो पेशिव इम्यूनिटी होती है जो कि माँ के द्वारा उसको प्राप्त होती है, वो उसे रोगग्रस्त होने से बचाती है। बच्चे को माँ के रक्त से आईजीजी और ब्रेस्ट मिल्क से आईजीए प्राप्त होता है। मैटरनल सेक्स हार्मोन की वजह से हाइपरटोनिक लेबिया और इनलार्ज ब्रेस्ट पाई जाती है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अचानक कम हो जाने एस्ट्रोजन की जो मादा शिशु में सूडो मेनिस्ट्रेशन होने लगता है। अब क्या है कि जैसे बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा होने का खतरा रहता है, बट इसमें अब क्या होता है, जब इन्फेक्शन बच्चे को जो है फॉरेन बॉडी से एंटर करती है तो क्या है, जो स्किन होती है बच्चे की और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसको एंटर करने से रोकती है। अब उसके साथ ही पेसिव इम्यूनिटी जो है, देखिए 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है हमारी, एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पेसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, जो हमारी जो खुद की इम्यूनिटी है वो हम एक्टिव इम्यूनिटी में इंक्लूड करते हैं। जो पेसिव इम्यूनिटी है जो कि हमें दूसरे से मिलती है, तो वो जो हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पेसिव इम्यूनिटी उसे किसके द्वारा मिलेगी, उसकी माँ के द्वारा प्राप्त होगी, जो क्या करेगी, उसको इन्फेक्शन होने से बचाएगी। मतलब अब जो इम्यूनिटी उन्हें मिली है माँ के थ्रू, तो वो क्या करेगी, बच्चे को इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देगी। अब बच्चे को जो माँ के ब्लड से जो इम्यूनिटी मिलती है वो क्या है, आईजीजी है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग जब करता है बच्चा तो वहाँ से जो उन्हें जो रेसिस्टेंस पावर मिलती है वो आईजीए होती है। और जो मैटरनल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसके वजह से भी क्या होता है, हाइपरटोनिक लोबिया और इनलार्ज ब्रेस्ट पाई जाती है। अब जिसमें क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी अगर अचानक कम हो जाती है तो जो एस्ट्रोजन है वो जो फीमेल जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें स्यूडो मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा। तो हमने न्यूबॉर्न बेबी में कुछ चेंजेस देखे। हमने पहले ये देखा कि न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है। न्यूबॉर्न बेबी जो कि बर्थ से 1 मंथ तक के जो बेबीज़ होते हैं उसको हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। अब जो इनका जो इंट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट होता है ये बहुत ही क्या होता है, रिलैक्सेबल होता है, बहुत अच्छा होता है, आरामदायक होता है। पर जब
इनका बर्थ हो जाता है तो इनको जो एक्स्ट्रा जो यूटेराइन इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए इफ़र्ट लगाना होता है, वहाँ के टेम्परेचर में जो भी ह्यूमिडिटी है, ऑस्मेटिक प्रेशर्स है, वहाँ पे इनको एडजस्ट होने के लिए क्या है, खुद से इफ़र्ट लगाना होता है, जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करना होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि जो माँ के थ्रू इन्हें सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें इन्हें बर्थ के पहले मिल रही थी न्यूबॉर्न बेबी को, बट बर्थ के बाद क्या है, इन्हें खुद ही इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होना पड़ता है। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जिसमें हमने पहले देखा रेस्पिरेटरी चेंजेस देखा कि जो केमिकल और जो थर्मल स्टिमुलेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, सर्कुलेटरी चेंजेस में देखें तो फीटल सर्कुलेशन और जो पोस्ट नेटल सर्कुलेशन होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब ब्लड में हमने देखा कि न्यूनेट का जो ब्लीडिंग के जो हमने उसका आउटपुट देखा वो कितना था, 90 मिली प्रति किलोग्राम था, उसकी फिजिकल वेट के हिसाब से देखा था। और इसमें जो आरबीसीज़ की जो क्वांटिटी थी, आरबीसी काउंट कितने थे इसमें, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख जो है इसकी सेल्स के जो है प्रति मिलीलीटर। फिर हमने देखा कि जो बर्थ के बाद क्या होता है, जो आरबीसीज़ होती है वो ब्रेक कर देती है और जिससे एचबी कम हो जाता है और बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमने देखा थर्मो रेगुलेशन, मतलब अब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर रेगुलेशन जो कैपेसिटी होती है वो उसके मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करती है, जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट के। देन हमने नेक्स्ट देखा फ्रूट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इसमें हमने देखा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितना 70% पाया जाता है फ्लूइड, जबकि जो एडल्ट है उसमें 58% ही होता है। इसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। और हमने देखा कि इसमें सोडियम और क्लोराइड का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, और जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और जो फास्फेट होता है इसका लेवल एक लोअर रहता है, एक लोअर में मेंटेन रहता है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ने हमें क्या देखा कि इसके जो स्टोमक की जो कैपेसिटी है वो 90 ml है, तो जिसके कारण क्या होगा, जल्दी जल्दी बच्चे को डाइजेशन होते रहेगा और जिसके कारण बच्चे को क्या है, जल्दी जल्दी भूख लगती रहेगी, बच्चा हंग्री हो जाएगा, जिसके कारण हमें क्या करना है, उसे 2.5 घंटे से 3 घंटे में क्या करवाना है, फीड करवाते रहना है ताकि बच्चा भूखा नहीं रहे। और जो बच्चे का जो फर्स्ट जो स्टूल होता है उसको हम म्यूकेनियम कहते हैं, जिसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लैक होता है, स्टिकी होता है ये। और क्या देखा हमने इसमें कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, 3 डेज़ के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि बच्चा फीडिंग करने लगता है, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है। और क्या चीज़ें हमने इसमें डील की, नेक्स्ट हमने डील किया रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम में क्या था, जो किडनी थी वहाँ पर जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस है उसको क्या है, एक नॉर्मल रखने की जो इसकी कैपेसिटी होती है ये बहुत ही कम होती है। अब जिसके कारण क्या होगा, जो यूरिन का जो आउटपुट होगा वो 20 ml ही होता है। फिर जब फर्स्ट वीक जब एंड हो रहा है, बच्चा 1 हफ्ते का हो चुका है, तो क्या होगा, धीरे से उसकी जो यूरिन आउटपुट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और 200 से 300 ml हो जाएगा। अब इनका जो यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट हमने देखा स्किन्स में कितनी लेयर्स होती है, फर्स्ट होती है डर्मिस लेयर, सेकंड है एपिडर्मिस लेयर, थर्ड है सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो इनकी जो स्किन्स की जो डर्मिस और जो एपिडर्मिस लेयर होती है बहुत ही थिन होती है, इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशराइज करते हैं स्किन्स को, प्रेशर कर डालते हैं स्किन पर, तो क्या होता है, यहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने, जो चेंजेस था वो क्या हो रहा था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब इसमें क्या है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है इसको इन्फेक्शन से कौन बचाता है, जो स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो फॉरेन बॉडीज़ है उनको एंटर करने से रोकती है, जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको एंटर करने से रोकती है। और साथ में जो पैसिव इम्यूनिटी है जो कि उन्हें माँ के थ्रू मिली है ब्लड से, वो क्या करती है, उन्हें इन्फेक्शन से बचाती है। अब ब्लड से माँ को जो है, माँ से बच्चे को जो ब्लड के थ्रू आईजीजी, और जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मिल्क से क्या मिलता है, उसे आईजीए मिलता है, जो कि रेजिस्टेंस इम्यूनिटी होती है। तो ये मैटरनल सेक्स हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, हाइपरटोनिक लेबिया और इनलार्ज ब्रेस्ट में पाई जाती है। तो ये क्या करती है, इस टाइप से इन्हें इन्फेक्शन से
बचाती है। जो माँ के थ्रू जो इम्यूनिटी मिली है, जिसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये क्या करती है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज ये टॉपिक डील किया। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल डील करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।